Hello students, through this PowerPoint presentation we will learn the concept of G protein coupled receptors, in short we say GPCR. It is a kind of receptor present in our body. So I am Anand Srivastava, Assistant Professor at Hygiene Institute of Pharmaceutical Research, Lucknow. First, I will give you the one by one each concept related to the GPCR. That first every student must know this is the largest family of receptor. So this is the largest family of receptor. ये सबसे बड़ी फैमिली है receptors की. क्योंकि receptors जो हमारे होते हैं चार तरीके के होते हैं. आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो बेसिकली ज़्यादा मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई वी से देम सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. इन रिसेप्टर्स का और भी नाम होता है, इनको 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं. और उसका रीज़न ये होता है कि जीपीसीआर का जो एक अपना खुद का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में 7 हेलाइसेस पाई जाती हैं. इस तरीके की ये हेलाइसेस हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं. ये 7 हेलाइसेस मिल के ही इसका जो आउटर एंड है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द हेलाइसेस ऑफ द जीपीसीआर outside of the cell membrane is at the terminal end it is bound with NH2, while the part of the helices that touch to the cytosol that is linked with the COOH. So this is the theoretical knowledge that each student must know. Means what we have learned up to now about the GPCR. GPCR is the largest family of receptor. It is always present in the cell membrane and it is also called 7 transmembrane receptor. Another name of GPCR is metabotropic receptor, right? So these are the different names of GPCR. Now this structure, the helices of the GPCR have two phases. One phase that is located outside of the cell membrane. This is cell membrane, right? This part is cell membrane, and this part, these loops that are extracellular loop of these helices, and these loops are intracellular loop of these helices. So 3 extracellular loop that is present in the outward and 3 intracellular loop that is present towards the cytosol in the GPCR. And also this intracellular loop have a special bound protein called G protein binding site. This site allow the binding of G protein to these helices from the inside, or we can say towards the cytosolic site. सो बेसिकली कंक्लूजन आपने क्या समझा? लार्जेस्ट फैमिली है, सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर फेस होते हैं, 3 इंट्रासेलुलर फेस होते हैं. जो इंट्रा सेलुलर फेस होता है उस पर जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स होती हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर फेस का टर्मिनल जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है, और जबकि इंट्रा सेलुलर फेस का जो टर्मिनल ग्रुप है वो है COOH. अब वन बाई वन हम थ्योरेटिकली इस चीज़ को और क्लियर करते जाएंगे. As it is large family of cell membrane receptor which are linked to the effector enzyme channel or carrier protein. अब ये किस तरीके से फर्दर इसका कैस्केड एंजाइम से रिलेटेड है, चैनल आयन चैनल से रिलेटेड है, कैरियर प्रोटीन से रिलेटेड है, दैट आई विल डिस्कस लेटर इन द स्लाइड. थ्रू 1 or more GTP एक्टिवेटेड प्रोटीन फॉर रिस्पॉन्स इफेक्चुएशन. मीन्स बोल रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर होते हैं GPCR, इनके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे समवेयर पे कहीं पे एगोनिस्ट आके बाइंड करेगा, और जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो ये यहाँ पर जी प्रोटीन जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी. कौन सी जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी और फर्दर कौन सा कैस्केड कंटिन्यू होगा, इसके बेसिस पे वो ड्रग, उस ड्रग के नेचर के बेसिस पे ही डिफरेंट कैस्केड स्टार्ट होंगे. तो उस बेसिस पे क्या फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने वाला है, मींस रिस्पॉन्स का जो इफेक्चुएशन है
राइट। जो रिस्पॉन्स का इफेक्चुएशन है वो इस जी प्रोटीन की हेल्प से होगा। तो अब हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आपका पूरा पॉइंट इसमें क्लियर हो चुका है कि दिस इज लार्ज फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर विच आर लिंक्ड टू द इफेक्टर दैट कैन बी एंजाइम, चैनल और कैरियर प्रोटीन थ्रू वन और मोर जीटीपी। वन और मोर जीटीपी का कहने का मतलब है कि जो जीटीपी जो प्रोटीन है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो जीटीपी अपने आप में उसका नेचर होता है, लाइक ये जीएस टाइप की है या जीआई टाइप की है या जीओ टाइप की है या जीक्यू टाइप की है। तो उस बेसिस पे उसका रिस्पॉन्स होगा। जीएस का होगा तो स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स होगा, आई का होगा तो इनहिबिटरी रिस्पॉन्स होगा। तो इसी तरह अलग अलग जी प्रोटीन के बेसिस पे यहाँ पे आपको ये बच्चे को ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी एगोनिस्ट की बाइंड, सपोज करिए हम बीटा 2 एगोनिस्ट एड्रेनेलिन के बाइंड होने की बात करते हैं कि एड्रेनेलिन जीपीसीआर से बाइंड होता है, तो बट ऑब्वियस सी बात है एड्रेनेलिन जीपीसीआर से बाइंड होगा तो एड्रेनेलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। जैसे मैं बोलूँ एड्रेनेलिन बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो एड्रेनेलिन अगर बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होके रेस्पॉन्स दे रहा है तो बीटा 2 जो है वो जीपीसीआर फैमिली का एक एग्जाम्पल है। मीन्स जीपीसीआर बीटा 2 रिसेप्टर एक जीपीसीआर फैमिली का एग्जाम्पल है। तो सेम उसके केस में क्या होगा, हमको ये ध्यान करना पड़ेगा कि एड्रेनेलिन के केस में किस तरीके की जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है, जीएस या जीआई। तो वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। स्टिमुलेटरी अगर इफेक्ट लेना है तो आपका जीएस एक्टिवेट होगा, इनहिबिटरी होगा तो जीआई एक्टिवेट होगा। तो दैट इज अनदर पार्ट। बट स्टूडेंट को इस तरीके से ये समझना होगा कि जो यहाँ पे जी प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं दैट कैन बी जीएस टाइप, दैट कैन बी जीआई, दैट कैन बी जीओ, दैट कैन बी जीक्यू डिपेंडिंग ऑन द जी प्रोटीन। Once the agonist bind to the extracellular phase, the G protein further starts the internal cascade and that cascade is responsible for pharmacological action. So first point आपका clear. Second point, I already discussed that it is 7 helical membrane spanning hydrophobic amino acid segment which run into 3 extracellular and 3 intracellular loops. ये कैसे होते हैं, हेलाइसिस हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक की होती हैं, 3 एक्स्ट्रासेलुलर और 3 इंट्रासेलुलर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड समवेयर ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फेस एंड द अनदर रिकॉग्निशन साइट दैट इज जी प्रोटीन फ्लोट्स ऑन साइटोसॉल इन हेट्रोट्राइमेरिक इन कंपोजिशन। अब ये बोल रहा है, सारा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो चुका है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फेस में समवेयर कहीं पे एगोनिस्ट बाइंड होगा और जो अनदर रिकॉग्निशन साइट है इस ओवरऑल जीपीसीआर की, जिससे फर्दर कैस्केड इंटरनल कैस्केड स्टार्ट्स होंगे, वो एक्चुअली जी प्रोटीन जो होती है वो 3 सब यूनिट की बनी होती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसलिए इसको, चूंकि ये 3 सब यूनिट है इसलिए इसको बोलते हैं, और तीनों अलग अलग हैं, इसलिए हम इसको होमोट्राइमेरिक नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हेटेरोट्राइमेरिक, मींस अलग अलग हैं। तो दिस जी प्रोटीन वेदर इट इज जीएस, जीआई, जीक्यू, जीओ, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट ऑल द जी प्रोटीन हैव heterotrimeric in composition and made up of alpha, beta and gamma subunits, जिसमें कि बीटा गामा सब यूनिट एक साथ होती है, अल्फा अलग होती है और अल्फा और बीटा गामा ओवरऑल सब कंबाइंड होते हैं। तो ये पॉइंट आपका स्टूडेंट्स का आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टिवेटेड स्टेट और इनएक्टिवेटेड स्टेट जीपीसीआर की क्या है। देखिए, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट है, तो जी प्रोटीन बाइंडिंग साइट से जब कभी जीडीपी एक्टिवेट होगी, जीडीपी बाउंड होगी, तो जीडीपी बाउंड स्टेट में हमेशा, रेस्टिंग स्टेट में हमेशा जीडीपी बाउंड होगा और जीडीपी गोनोसिन डाइफॉस्फेट, जीडीपी बाउंड स्टेट में ये जीपीसीआर इनएक्टिव होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये है कि इन द इनएक्टिव स्टेट ऑफ जीपीसीआर ऑलवेज GDP is bound to the alpha subunit at the exposed domain। अल्फा सब यूनिट किसकी बात किया, क्योंकि यहाँ पे जो जी प्रोटीन है उसकी कैसा स्ट्रक्चर है, हेटेरोट्राइमेरी, उसमें बीटा गामा एक साथ है और अल्फा अलग है, जिसमें अल्फा बीटा गामा एक साथ और अल्फा तीनों फिर एक साथ हैं, राइट। तो अल्फा पे कौन बाइंड करता है, जी प्रोटीन। तो वो बात यहीं पे कह रहे हैं कि जब कभी जीडीपी अल्फा से बाउंड होगी
सब यूनिट से, तो आपका GPCR जो होगा इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगा। और जब कभी ये GDP रिप्लेस होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ GDP बाई GTP गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो हम बोलेंगे कि आपका GPCR एक्टिवेटेड स्टेट में आ चुका है। वंस द through the G protein binding site, whenever there will be the association of GDP guanosin diphosphate, then there will be state, we can say the state of receptor at that time will be inactivated, while whenever the GDP is replaced by GTP, और ये होने वाला ये कब होने वाला है, बट ऑब्वियसली बात है जब एगोनिस्ट आने वाला है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। मीन्स अभी के लिए इतना कि एक्टिवेटेड स्टेट में GTP बाउंड होगा और इनएक्टिवेटेड स्टेट में GDP बाउंड होगा। नाउ द एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट कैरिंग GTP डिसोसिएट फ्रॉम अदर टू सब यूनिट एंड आइदर एक्टिवेट और इनहिबिट द इफेक्टर। अब बात क्या कर रहा है, इसमें बोल रहा है कि जब अल्फा सब यूनिट एक्टिवेटेड होगी, कब, जब GTP बाउंड होगा। और GTP अपने आप में कितने स्ट्रक्चर से बना हुआ है, 3 हेटेरोट्राइमेरिक स्ट्रक्चर से, जिसमें बीटा गामा एक साथ हैं और अल्फा के साथ वो कंबाइन है। मींस 3 सब यूनिट हैं जिसमें 2 एक साथ हैं और अल्फा अलग है, लेकिन तीनों एक साथ हैं, राइट। तो अब अल्फा जैसे ही GTP एक्टिवेट होता है, राइट, GTP बाउंड होता है किससे, G प्रोटीन बाइंडिंग साइट से, तो ये एक्टिवेट फर्स्ट तो एगोनिस्ट बाइंड होगा और इधर क्या होगा, GTP बाइंड होगा। और जैसे GTP बाइंड होगा तो अल्फा बीटा गामा जो सब यूनिट जो एक साथ एसोसिएटेड थी, इसमें बीटा गामा सब यूनिट सेपरेट हो जाएगी और अल्फा सब यूनिट सेपरेट हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप ये होता है। मींस द एक्टिवेटेड अल्फा सब यूनिट कैरिंग GTP डिसोसिएट फ्रॉम अदर 2 सब यूनिट। अदर 2 सब यूनिट का मतलब यहाँ बीटा गामा से है। एंड ईदर एक्टिवेट और इनहिबिट द इफेक्टर। तो ईदर एक्टिवेट और इनहिबिट द इफेक्टर का मीन्स ये बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द G प्रोटीन, विच काइंड ऑफ G प्रोटीन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर ये GI है तो इनहिबिट होगा, GS है तो एक्टिवेट होगा, तो उसी बेसिस पे आइदर एक्टिवेशन होगा या तो इनहिबिट होगा फर्दर पाथवे का। A number of G protein distinguished by their alpha subunit, और इसके अंदर G प्रोटीन के अंदर कौन सी होती है, GTPase activity have been described. The important ones with their action on the effector are G प्रोटीन कई तरीके की होती हैं, लाइक GS, GI, GO और GQ। बच्चों के लेवल पे ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फार्माकोलॉजी का आप इनिशियल कॉन्सेप्ट फ्रेम करना चाहते हैं, फार्माकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हर स्टूडेंट्स को रिसेप्टर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और रिसेप्टर के अंदर जो कैस्केड मैकेनिज्म चल रही हैं वो होना चाहिए। ये बेसिक्स बैकबोन बनाता है फार्माकोलॉजी का। तो इसमें से आपको ये समझना होगा कि G प्रोटीन जो होती हैं अपनी, जिसमें हम वो कई तरीके की होती हैं। वो GS भी हो सकती है, GI, GO और GQ। अगर GS प्रोटीन है, राइट, तो GS हमेशा एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन करेगी। अभी इस पार्ट को आपको लर्न करना है। S से स्टिमुलेटरी आपको याद रखना है, और एडेनाइल साइक्लेज को क्या कर रही है, एक्टिवेट कर रही हैं। और क्या करती हैं साथ में, कैल्शियम चैनल को ओपन करती हैं। इसी तरह GI एडेनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करती है और पोटेशियम चैनल को ओपन करती है, राइट। कैल्शियम चैनल पे इनका इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर GO की बात करूं तो ये कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करती हैं। GQ की बात करें तो ये फास्फोलाइपेज C का एक्टिवेशन कर रही है, फर्दर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो हम 1 by 1 डिटेल पढ़ेंगे किस तरीके से अलग अलग होती हैं। और GQ जो है कैल्शियम चैनल ओपनिंग भी करता है, लाइक तो कैल्शियम चैनल ओपनिंग यहाँ पे कौन कौन कर रहा है, GS और GQ। अब तो अल्फा सब यूनिट की बात ये हो गई कि अल्फा सब यूनिट डिपेंडिंग ऑन तक किस तरीके का उसके अंदर G प्रोटीन है, S है, I है, O है, Q है, उस तरीके का एक्शन आने वाला है। अब बची कि चूंकि अल्फा सब यूनिट अलग हो गई, बीटा गामा सब यूनिट का क्या रोल है। तो जो द बीटा गामा डाइमर दैट हैज आल्सो बीन शोन टू एक्टिवेट रिसेप्टर ऑपरेटेड पोटेशियम चैनल। बीटा गामा जो डाइमर डिसोसिएट होता है उसका भी अपना एक खुद का एक्शन होता है कि ये पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। कैसे, टू इनहिबिट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंड टू प्रमोट GPCR desensitization एट हायर रेट ऑफ एक्टिवेशन। बीटा गामा डाइमर का बेसिकली यहाँ पे रोल ये है कि ये
पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे? वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को क्लोज करके, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल को क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम चैनल ओपन होगा। और चूंकि ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जीपीसीआर डिसेंसिटाइजेशन एट हायर रेट ऑफ, कई बार क्या होता है कि सपोज करिए आप कोई एगोनिस्ट लेते हैं और वो एगोनिस्ट जीपीसीआर रिसेप्टर के थ्रू एक्ट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर, सपोज करिए हम बीटा 2 की बात कर रहे हैं, बीटा 2 के थ्रू एक्ट कर रहा है, और वो आप वो एगोनिस्ट बार बार ले रहे हैं, तो कई बार रिसेप्टर क्या होते हैं, खुद को हाइड कर लेते हैं, या आप कह लीजिए कि खुद का रिस्पॉन्स नहीं देते। तो उसकी वजह ये होती है कि वो जीपीसीआर क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो मेन वहां पे रोल आता है बीटा गामा डायमर का, जब आप एगोनिस्ट का कंटिन्यूअस एक्सपोजर रखते हैं। मींस जब हम डिसेंसिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब हम बीटा गामा को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज बीटा गामा का रोल लेस प्रोमिनेंट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अनलिमिटेड नंबर ऑफ जी प्रोटीन आर शेयर्ड बिटवीन, अब देखिए इस जो एक टर्म होता है एगोनिस्ट प्लियोट्रपिक, इसमें ये मतलब है कि सपोज करिए कोई मैं एग्जांपल बोलता हूँ जीपीसीआर फैमिली का, कोई एग्जांपल कोट करने को, तो जीपीसीआर फैमिली का जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि मस्कैरिनिक रिसेप्टर जितने होते हैं वो जीपीसीआर फैमिली के होते हैं, D2 रिसेप्टर डोपामिन का जीपीसीआर का फैमिली का, बीटा एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं वो जीपीसीआर फैमिली के रिसेप्टर एग्जाम्पल हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इनको जीपीसीआर फैमिली का बोल रहा हूँ तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि इनके साथ जो जी प्रोटीन है वो किस तरीके की है, क्या केवल जीएस है, या क्या केवल जीक्यू है, या जीआई है, या कोई ऐसा रिसेप्टर है जिसमें जीआई भी है प्लस जीओ भी है, राइट। तो जब कभी जी प्रोटीन के दो आइसोफॉर्म, जैसे कि देखो M2 का रिसेप्टर का एग्जांपल है यहाँ पे, कि जो M2 रिसेप्टर मस्कैरिनिक 2 रिसेप्टर एग्जांपल होता है जीपीसीआर का, उसके अंदर जीआई प्रोटीन भी होती है और जीओ प्रोटीन भी होती है। तो इसके अंदर दो प्रोटीन हो गई जी प्रोटीन, तो इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट प्लियोट्रॉपिक। एगोनिस्ट प्लियोट्रॉपिक, एक एगोनिस्ट दो तरीके का इफेक्ट दे सकता है। जैसे मस्कैरिनिक M1 M3 की बात करें तो केवल एक जीक्यू प्रोटीन है, फिर डोपामिन D2 की बात करें जीआई है और जीओ भी है, जबकि बीटा एड्रेनर्जिक की जी प्रोटीन केवल और केवल जीएस है। तो कई बार थोड़ा सा स्टूडेंट्स को इस चीज को भी कॉन्सेप्ट बना के रखना पड़ेगा कि डोपामिनर्जिक D2 या जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में कोट किए हैं या इसके अलावा भी किस तरीके की जी प्रोटीन वहां पे है, और एक से ज्यादा अगर जी प्रोटीन अवेलेबल है जैसा कि M2 में है, तो उस चीज को हम बोलते हैं, जैसा कि इसमें लिखा गया है, वन रिसेप्टर कैन यूटिलाइज मोर देन वन जी प्रोटीन, राइट। तो इसको बोलते हैं एगोनिस्ट प्लियोट्रॉपिक। ये चीज है, इसमें रिसेप्टर कपलर होते हैं, राइट। द रेट ऑफ जीटीपी हाइड्रोलाइसिस बाय द अल्फा सब यूनिट, जो जीटीपी है वो जीटीपी अल्फा सब यूनिट उसको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, क्योंकि अल्फा सब यूनिट में कैसी एक्टिविटी होती है, जीटीपीएज एक्टिविटी, वो जीटीपी को ब्रेक करता है। दस द पीरियड फॉर विच इट रिमेन्स एक्टिवेटेड, अब जब जीटीपी एक्टिवेट होगा, मतलब रिमेन अल्फा सब यूनिट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अल्फा सब यूनिट जीटीपी को हाइड्रोलाइज कर दे। और मैंने एक बार बोला कि जब कभी जीपीसीआर से जीटीपी बाउंड होगा तभी वो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होगा। इट मींस अगर आपको जीपीसीआर को एक्टिवेटेड रखना है तो आपको जीटीपी को बाउंड करा के रखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि जो अल्फा सब यूनिट है उसके अंदर जीटीपीएज एक्टिविटी है, मींस वो जीटीपी को ब्रेक डाउन कर देगी, हाइड्रोलाइज कर देगी। तो चूंकि the rate of GTP hydrolysis by the alpha subunit and thus the period for which it remains activated, ये एक अदर प्रोटीन रेगुलेट करती है कि जीपीसीआर कब तक एक्टिवेटेड होगा, जब तक कि वो जीटीपी हाइड्रोलाइसिस ना हो। तो इस चीज का जो रेगुलेशन होता है बेसिकली रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग कॉल्ड आरजीएस, जिसको बोलते हैं रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग, राइट। अब हम बात करते हैं, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बच्चे को पता होना चाहिए जीपीसीआर रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, रिसेप्टर कपलर क्या है, जीआई क्या है, जीओ क्या है, जीक्यू क्या है, जीएस एक्टिवेट होगा तो कौन सी चीज़ें एक्टिवेट होंगी, जीक्यू एक्टिवेट होगा तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट होगा, जीआई में क्या होगा, जीओ में क्या होगा, जीडीपी जब बाउंड होता है तो क्या होता है, जीएस जब बाउंड होता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप क्या है, इंट्रा सेलुलर लूप क्या है। तो ये जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तब आप उसके अंदर इंटरनल कैस्केड की हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो देयर आर 3 मेजर इफेक्टर पाथवे थ्रू विच जीपीसीआर
परफॉर्म देयर फंक्शन। कैसे? 3 पाथवे होंगे जी, यहाँ मैंने डायग्राम भी कोड करके रखा है, तो इसको मैं डिटेल से अभी डिस्कस करता हूँ। लाइक एडेनाइल साइक्लेज पाथवे, फास्फोलाइपेज सी पाथवे एंड चैनल रेगुलेशन। तो अब आपके सामने कंडीशन, आपके सामने बात यह है कि कब एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक एमपी पाथवे एक्टिवेट होगा, कब फास्फोलाइपेज सी IP3 डाइएसाइलग्लिसरॉल पाथवे एक्टिवेट होगा, और कब चैनल रेगुलेशन होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पर GI प्रोटीन है या GS है या GQ है या GI GO दोनों है। अगर GI GO दोनों है तो इसमें 2 पाथवे हो सकता है एक्टिवेट हो जाएं, राइट। तो इस तरीके से आपके 3 मेजर पाथवे वर्क करेंगे GPCR के थ्रू। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक एमपी पाथवे को। तो एडेनाइल साइक्लेज साइक्लिक एमपी पाथवे में बेसिकली आपको ये समझना होगा, जैसा कि ये डायग्राम है, देखिए इस डायग्राम में ये जो रिसेप्टर है ये बीटा रिसेप्टर है, राइट। बीटा रिसेप्टर का ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ये इंट्रासेलुलर डोमेन है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के लूप पे क्या बाउंड हुआ? एगोनिस्ट। एगोनिस्ट यहाँ पे था एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जब इस पे बाउंड हुआ तो जो इसकी जी प्रोटीन की सब यूनिट थी, जी प्रोटीन हेटेरोट्राइमेरिक था, उसमें 3 सब यूनिट थी, अल्फा, बीटा और गामा। और अल्फा के साथ चूंकि एड्रेनालिन किस तरीके की प्रोटीन को एक्टिवेट करता है? GS, राइट। इसके साथ हमेशा GS प्रोटीन होगी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही एड्रेनालिन इस पे बाइंड हुआ तो GS प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, और GS जैसे GS एक्टिवेट हुआ तो ये क्या हुआ, G प्रोटीन की बाइंडिंग को अलाउ किया। तो GTP यहाँ पे बाउंड हुई, और जब ये अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हुई, ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में जो ये हेटेरोट्राइमेरिक सब यूनिट है, राइट, ये हेटेरोट्राइमेरिक सब यूनिट जो कि अल्फा और बीटा और गामा सब यूनिट से बनी है। अल्फा के अंदर GTPase एक्टिविटी है, तो ये क्या करेगा, इस GTP को क्या किया, GS अल्फा एक्टिवेट करेगा, और जब एक्टिवेट करेगा तो ये क्या करेगा, GTP अल्फा GS, मतलब जो GS है, बेसिकली हम एड्रेनालिन में GS की बात कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर हम सपोज करिए इस एग्जाम्पल में क्या बोला कि स्टाइल कोलिन M2 रिसेप्टर से बाउंड हुआ, जो कि GPCR का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे बोला GI। तो इस चीज़ के डिफरेंस को स्टूडेंट को समझना है कि जैसे स्टाइल कोलिन GPCR के थ्रू एक्ट तो करता है, लेकिन वहाँ पे जी प्रोटीन GI होती है। एड्रेनालिन GPCR के थ्रू एक्ट तो करता है बीटा रिसेप्टर में, बीटा रिसेप्टर GPCR का एग्जाम्पल है, लेकिन वहाँ पे जी प्रोटीन GS है। तो इसके बेसिस पे GI है या GS, इसके बेसिस पे अगर GS है तो एडेनाइल साइक्लेज का क्या होगा, अगर GS है तो एडेनाइल साइक्लेज का एक्टिवेशन होगा, अगर GI है तो एडेनाइल साइक्लेज का इनहिबिशन होगा। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर रिमेंबर लर्न करके रखने हैं, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हुआ क्या, एड्रेनालिन आया, अपने एक्स्ट्रा सेलुलर लूप पे रिसेप्टर पे बाउंड हुआ, तीनों जो यूनिट थी सब यूनिट वो डिसोसिएट हुई, और डिसोसिएट हुई तो अल्फा सब यूनिट ने क्या किया, GS अल्फा सब यूनिट ने एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। ये एडेनाइल साइक्लेज है जो कि एक एंजाइम होता है और इस सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। ये एडेनाइल साइक्लेज दैट एंजाइम हैव कैपेबिलिटी टू डिग्रेड और ब्रेक डाउन द ATP। अब ये ATP को क्या करेगा, ब्रेक करेगा इनटू साइक्लिक एमपी। ATP को ब्रेक कर दिया साइक्लिक एमपी में। अब साइक्लिक एमपी खुद के अंदर इतनी, साइक्लिक एमपी की कैरेक्टरिस्टिक ये है, एक तो ये चैनल को, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है, एक्टिवेट करता है। तो साइक्लिक एमपी इस पाथवे के थ्रू, देखिए प्लस का साइन लगा है, कैल्शियम चैनल की में इसके थ्रू कैल्शियम की एंट्री को यहाँ बढ़ाएंगे, और कैल्शियम की एंट्री अगर एक बार अंदर बढ़ी तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम है सेल के अंदर, वो भी राइनोडिन रिसेप्टर के थ्रू और ज्यादा कैल्शियम का रिलीज करवाएगा। तो ओवरऑल साइक्लिक एमपी एक तो चैनल को भी रेगुलेट कर रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू अगेन कैल्शियम का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है, प्लस साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि कई सारे फंक्शन बॉडी में करता है, राइट। और अल्टीमेटली ओवरऑल GS की वजह से यहाँ पे एक्साइटेटरी एक्शन हमको ओवरऑल देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये जो बेसिकली कि अगर हम कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बात करें तो ट्रोपोनिन एक्टिवेट हुआ, बेटर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हुई, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई, प्रोटीन काइनेज ए के थ्रू इधर फास्फोलैम्बिन एक्टिवेट हुआ, SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और कैल्शियम का रिलीज हुआ जो यहाँ से बात कर रहा है, और फास्टर रिलैक्सेशन हुआ, इंक्रीज कैल्शियम, क्लियर है, फास्टर रिलैक्सेशन हुआ।
तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप अब थ्योरेटिकल देखिए लिखा है कि एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनालाइज साइक्लेज रिजल्ट इन इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी विच फंक्शन मेनली थ्रू साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो अब आप यहाँ से कैसे समझेंगे इस चीज़ को? एड्रेनालाइज साइक्लेज जैसे कि एड्रेनेलिन ने क्या किया, अल्फा जीएस सब यूनिट को एक्टिवेट किया, जीएस सब यूनिट ने क्या किया, एड्रेनालाइज साइक्लेज को एक्टिवेट किया, एड्रेनालाइज साइक्लेज ने एटीपी को ब्रेक करके साइक्लिक एएमपी बनाया, और जैसे ही साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा तो इधर इसने कैल्शियम को ओपन किया और इधर इसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने से कई सारी फंक्शनल प्रोटीन भी बनी और कई कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेस फास्टर रिलैक्सेशन का रिजल्ट हमको देखने को मिला। तो activation of adrenaline cyclase result in intracellular accumulation of second messenger cyclic AMP which function mainly through cyclic AMP dependent protein kinase। प्रोटीन काइनेज बेसिकली जैसा कि काइनेज नाम है तो फास्फोराइलेट करेगा एंजाइम को, आयन चैनल को, ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। साइक्लिक एएमपी एक तो ये फंक्शन कर रहा है, इसके अलावा साइक्लिक एएमपी डायरेक्टली कैल्शियम चैनल को भी ओपन कर रहा है जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, जो कि हार्ट, ब्रेन और किडनी में होते हैं बेसिकली। वहाँ पे भी अपना इफेक्ट देगा साइक्लिक एएमपी के थ्रू। अदर मीडिएटर ऑफ सेलुलर एक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी आर साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। तो कई बार जो हार्मोनल लेवल का एक्शन होता है वो साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू होता है, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो इस चीज को भी स्टूडेंट को समझना होगा। मींस साइक्लिक एएमपी कई चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर रहा है, आपका प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर रहा है, आपका साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा है, और ये सब अल्टीमेटली सेलुलर चेंजेस देंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देंगे। अगर हम साइक्लिक एएमपी के फंक्शन को रोकना चाहते हैं तो बेसिकली द एक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी इज टर्मिनेटेड इंट्रासेलुलरी by phosphodiesterase which hydrolyzes it to 5-AMP। साइक्लिक एएमपी ये सब सारे एक्शन दे रहा है। अगर साइक्लिक एएमपी के एक्शन को रोकना है तो इसको हमको हाइड्रोलाइज करना होगा, और साइक्लिक एएमपी को हाइड्रोलाइसिस का काम फास्फोडाइस्टरेजेस करते हैं, किसमें 5-AMP में। 5-AMP में साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि ये जो ऊपर के पाथवे हैं ये एक्टिवेट नहीं होंगे। फास्फोडाइस्टरेज के कई आइसोफॉर्म होते हैं, फास्फोडाइस्टरेज 3 और 4 जो कि सेलेक्टिव होते हैं साइक्लिक एएमपी के लिए, जबकि फास्फोडाइस्टरेज 5 होता है जो सेलेक्टिव होता है साइक्लिक जीएमपी के लिए। सबका फंक्शन ओवरऑल एक है। साइक्लिक जीएमपी में गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। तो एड्रेनालाइज साइक्लेज का पाथवे ये हुआ। एड्रेनालाइज साइक्लेज पाथवे का ये आप ये समझ ही चुके हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल कोट करके दिखाया है। एक में एड्रेनेलिन दिखाया है कि अपने जीपीसीआर बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो रही, और एस्टाइलकोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड हो रही, जो कि जीपीसीआर का एग्जाम्पल है। एस्टाइलकोलिन जीआई प्रोटीन को एक्टिवेट कर रही है और एड्रेनेलिन जीएस प्रोटीन को एक्टिवेट कर रही है। जीएस प्रोटीन को एक्टिवेट करने के बाद एड्रेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा है और एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर रहा है, और ये फर्दर ये एक्टिवेट हो रहा है, ये पाथवे चल रहा है। जबकि इधर की हम बात करें तो इधर जीआई प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है, और जीआई प्रोटीन का अगर नेचर देखें तो जीआई यहाँ पे हमारा कैसे नेचर का था, एड्रेनालाइज साइक्लेज जीआई ये पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा, इनहिबिटरी नेचर का है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये जीआई प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, और जीआई प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद इसने ये प्लस का साइन यहाँ पे दे रखा है, ये क्या कर रहा है, पोटेशियम चैनल को ओपन कर रहा है, राइट। तो ये अपोजिट इफेक्ट होगा जस्ट एक दूसरे का। तो इस तरीके से हमारा कौन सा पाथवे हुआ, एड्रेनालाइज साइक्लेज पाथवे। अब हम बात करेंगे फास्फोलाइपेज सी IP3 डाइएसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज सी by the activated GTP carrying alpha subunit of GQ hydrolyzes the membrane phospholipid phosphatidyl ionocetal 4,5 bisphosphate PIP2। बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई एगोनिस्ट जब इस GPCR के इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ, और सपोज करिए कि जैसे हिस्टामिन जब बाइंड होता है, जैसे हम एड्रेनेलिन में GS की बात किए और एस्टाइलकोलिन में हमने यहाँ पे GI की बात की, लेकिन जैसे हिस्टामिन की अगर हम बात करें जो कि ऑटोकार्ड्स होता है, इसके साथ जो इसके GPCR इसके जो रिसेप्टर होते हैं H1 H2 हिस्टामिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं, उसमें बेसिकली जो इंट्रासेलुलर लूप पे जी प्रोटीन होती है वो GQ टाइप की होती है, और GQ प्रोटीन जब कभी भी होगी तो क्या एक्टिवेट करेगी, फास्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन करेगी। तो फास्फोलाइपेज सी के एक्टिवेशन के लिए मींस मैंडेटरी हो गया कि आपका जी प्रोटीन होना चाहिए GQ टाइप का।
तो यहाँ पे इस एग्जांपल को कोट कर रखा है कि हिस्टामिन आया अपने H1R रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जो कि GPCR का एक एग्जांपल था, और इसके बाद यहाँ से जो GQ प्रोटीन थी, राइट, GQ प्रोटीन ने क्या किया, फास्फोलाइपेज C को एक्टिवेट किया, जो कि फास्फोलाइपेज C सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड एक केमिकल स्ट्रक्चर है। ये फास्फोलाइपेज C, दिस फास्फोलाइपेज C फर्दर एक्टिवेट और यू कैन से द ब्रेक्स डाउन कर देगा किसका, PIP2 का। PIP2 मींस फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटाइल 4,5 बेस फॉस्फेट। एक्चुअली में जो जितनी चीजें मैं कह रहा हूं वो थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखी हुई है, तो पहले मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में ये रीड कर दूंगा आपके लिए। Means histamine once bind with the H1R receptor and activation of GQ protein resulting in activation of phospholipase C associated with the cell membrane, and phospholipase C is responsible for breakdown of PIP2 into किसमें breakdown करता है, 1 diacylglycerol में and another IP3 में, जिसको बोलते हैं 1,4,5 ट्राई आइनोसिटॉल 1,4,5 ट्राई फॉस्फेट। और डाइएसाइलग्लिसरॉल बेसिकली फास्ट प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगी, और प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करके अपना एक्शन देगी। और इधर की तरफ अगर हम बात करें IP3, तो IP3 बेसिकली क्या करेगी, कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करेगी। तो कैल्शियम मतलब साइक्लिक एमबी भी कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट कर रहा था, और IP3 का काम भी कैल्शियम चैनल को एक्टिवेट करना है। तो ओवरऑल प्रोटीन काइनेज C भी कैल्शियम चैनल एक्टिवेट कर रहा है, IP3 भी कैल्शियम चैनल एक्टिवेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये अपना कैल्शियम डिपेंडेंट जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है वो आपका GQ प्रोटीन के थ्रू होता है। अब यहाँ पे इस थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C बाय द एक्टिवेटेड GTP कैरिंग अल्फा सब यूनिट ऑफ GQ हाइड्रोलाइसिस द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड क्या थी, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटाइल 4,5 बेस फॉस्फेट टू जनरेट, क्या जनरेट करेगा, सेकंड मैसेंजर। कई बार ये एग्जांपल पूछ लेता है, सेकंड मैसेंजर का एग्जांपल बताइए। IP3 एंड डाइएसाइलग्लिसरॉल। IP3 जो कि वाटर सॉल्युबल होती है तो डिफ्यूज हो जाएगी किसमें, साइटोसॉल में। IP3 डिफ्यूज हो गई साइटोसॉल में, सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ ये पूरा साइटोसॉल है, तो यहाँ पे IP3 वाटर सॉल्युबल होने की वजह से डिफ्यूज हो गई साइटोसॉल में, एंड मोबिलाइजेस कैल्शियम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्टोर्ड कैल्शियम था उसको भी बाहर की तरफ रिलीज करवाया। और साथ ही साथ जो डाइएसाइलग्लिसरॉल था उसने क्या एक्टिवेट किया, प्रोटीन काइनेज C को, और प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट किया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज C है दैट फास्फोरिलेट मैनी इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इफेक्टर सेल मीडिएट वेरियस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो डिपेंडिंग ऑन द कौन सी सेल है, क्या किस तरीके का वहाँ पे फिजियोलॉजी है, उस बेसिस पे आपका ये फास्फोलाइपेज C और IP3 डाइएसाइलग्लिसरॉल पाथवे हुआ। तो बेसिकली जो फोकस है आपका वहाँ पे इस चीज़ में, फास्फोलाइपेज C किसको ब्रेक डाउन कर रहा है, किस में कर रहा है, DAG जा रहा है तो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर रहा है, IP3 कैल्शियम चैनल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम को रिलीज कराता है, और कैल्शियम चैनल के थ्रू भी एंट्री करवाता है। तो ये आपका ओवरऑल फास्फोलाइपेज से। GS प्रोटीन और GQ, GS में भी कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो रहा था, और GQ में तो कैल्शियम चैनल का मेन इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरीके से आपका ये एक पाथवे हो गया। लास्ट जो यहाँ इसका है चैनल रेगुलेशन, 3 पाथवे के थ्रू एक्ट कर रहा है GPCR। एक चैनल रेगुलेशन में क्या है कि जो G प्रोटीन्स होती हैं लाइक GS, GI और GO, ये कई बार ओपन करती हैं और कई बार इनहिबिट करती हैं आयनिक चैनल को, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरीके का। जैसे कि अगर हम बात करें GS का तो ये कैल्शियम चैनल को ओपन कर रही थी, पोटेशियम चैनल को क्लोज कर रही थी। GI की बात करें तो ये पोटेशियम चैनल को ओपन करती है। तो इसी तरह के GO की बात करें तो पोटेशियम चैनल को ओपन करती है। और ये कैल्शियम चैनल के बेसिस पे साइक्लिक एमपी IP3 मीन्स ओवरऑल इंटरमिंगल्ड एक्शन है, कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एक कोई पाथवे, अगर हम जैसे लाइक हम इस पाथवे की बात करें एडनालाइल साइक्लेज और साइक्लिक एमपी पाथवे की, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल का कोई रोल है नहीं। ये भी चैनल ओपनिंग में रिस्पॉन्सिबल है, ये भी चैनल ओपनिंग रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल है। और अलग से चैनल रेगुलेशन को पढ़ने के लिए हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक चैनल कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। लाइक जैसे कि हम बात करें, अगर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि द GS कैल्शियम चैनल को ओपन करती है मायोकार्डियम और स्केलेटल मसल में, वाइल GI और GO जैसा कि मैंने बताया पोटेशियम चैनल को ओपन करती है हार्ट और स्मूथ मसल में, और न्यूरोनल कैल्शियम चैनल को ये दोनों GI और GO इनहिबिट करती है।
बीटा गामा डाइमर की अगर हम बात करें तो बीटा गामा डाइमर डायरेक्ट चैनल रेगुलेशन इज मोस्टली द फंक्शन ऑफ बीटा गामा डाइमर ऑफ द डिसोसिएटेड जी प्रोटीन। चैनल रेगुलेशन में जो मेनली प्रोटीन इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने हेट्रोट्राइमेरिक स्ट्रक्चर बताया था जी प्रोटीन का, अल्फा बीटा गामा, तो जो यूनिट्स बीटा गामा यूनिट और अल्फा से एसोसिएटेड थी, बीटा गामा यूनिट सब यूनिट अलग होती है, तो बीटा गामा सब यूनिट जाती कहाँ है, तो एक्चुअल में मेनली उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो चैनल के रेगुलेशन में है, राइट। तो ये आपका चैनल रेगुलेशन का मेन जो फंक्शन होता है बीटा गामा डाइमर का होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीपीसीआर। आई होप कि आपको जीपीसीआर समझ में आ जाएगा। ये कंटेंट जो है बेसिकली केडी त्रिपाठी से लिया गया है। आप वो अगर फिर भी कोई वीडियो देखने के बाद और बुक की रीडिंग के बाद फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।